नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को घोषणा की कि अगले 5 साल में यानी 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। जिसके बाद अप्रैल 2016 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे दलवाई कमेटी कहते हैं। इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि किसानों की आमदनी डबल करने के मुद्दे पे ये कमेटी काम करेगी। आज हमारे साथ दलवाई कमेटी के प्रमुख अशोक दलवाई साहब मौजूद हैं, जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं। सर, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। धन्यवाद बसंत जी, धन्यवाद। और खुशी है आपके साथ बात करने का एक मौका मिला है आज। जी जी। सर, 5 साल पूरे हो गए, 28 फरवरी अभी भी गुजरा है और आपकी जो कमेटी बनी उसका भी 5 साल अगले महीने पूरे हो जाएंगे। क्या किसानों की आमदनी में क्या बढ़ोतरी हुई है अभी तक, अगर हमें बताएं हमारे दर्शकों को। आप जैसे कहा, 2016 अप्रैल से ये जो मुद्दा है और एक विजन है देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो काम शुरू हो गया। 2015-16 है हमारा बेंचमार्क किया। इसका मतलब है कि 2022-23 में जब हम तुलना करेंगे, जो बदलाव हम चाहते हैं उसको हम 2015-16 के हिसाब से ही कंपेयर करेंगे। उसी हिसाब से हमारा जो आंकड़ा है और जो परिवर्तन का टारगेट्स है वो सब हमने काम हम कर रहे हैं, उसी पे, उसी के ऊपर, उसी के आधार पर ही कर रहे हैं। आपका जो प्रश्न है क्या अब तक बदल गया है, ये तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बदलाव पिछले 5 साल में जिस दिशा में और जिस गति से होनी चाहिए वैसे ही चल रहा है। जी। और क्या इसका कहाँ तक हम पहुंचे हैं वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हम जो कहना चाहेंगे और कहना भी उचित है वो तो आंकड़े पर ही हम कह सकते हैं। और वो जो इसके लिए सर्वे आवश्यक है, अभी सर्वे नहीं हुआ है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं हमारा जो 2015-16 का बेस ईयर है, बेंचमार्क ईयर है, उसको हमने एनएसएसओ 2012-13 का जो लास्ट सर्वे हुआ था, हम्म। एग्रीकल्चर सिचुएशन असेसमेंट का, उसके आधार पर हमने एक्सट्रैपलेट करके लिए हैं। हम्म। तो ठीक होगा जब एनएसएसओ का अब का सर्वे के आधार पर नए आंकड़े हम सबको मिलेगा और हम एक कह सकते हैं कैसे हम किस हद तक हमारा रियलाइजेशन हुआ है। मगर इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि जो परिवर्तन हम चाह रहे थे और चाह रहे हैं वो सब परिवर्तन तो हो ही रहा है। हमारा जो 7 सूत्र का एक स्ट्रैटेजी था उसी दिशा में हम चल रहे हैं। सर, अगर हम जीवन में कोई लक्ष्य लेते हैं तो उसका मूल्यांकन करते रहते हैं कि आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, कल मुझे वहां तक पहुंचना है। लेकिन जब भी सरकार से ये सवाल पूछा जाता है किसानों की आमदनी का क्या हुआ, जैसे आपने भी कहा कि आखिरी सर्वे 2012-13 का है, तो उसके बाद आप लोग जो काम कर रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, इसकी जानकारी आप कैसे एकत्रित करते हैं जबकि आपके पास सर्वे ही नहीं है। यस, आप का प्रश्न ठीक है। हम मॉनिटर करने के लिए हमारा कुछ प्रॉक्सी इंडिकेटर्स है, हम्म। तो हम उस प्रॉक्सी इंडिकेटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो 7 सूत्री है परिवर्तन के लिए, उन 7 में 6 तो हमारा एग्रीकल्चर के साथ सीधा जुड़ा हुआ इस मुद्दा है, हम्म। और जो एक है जो इससे बाहर है। तो ये 6 जो सूत्र है, जो प्रोडक्टिविटी क्रॉप सेक्टर में बढ़ाना, लाइफ स्टॉक में बढ़ाना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना, या डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का, और रिसोर्स यूज एफिशिएंसी का, या मार्केट रेम्युनरेटिव प्राइस के हिसाब से, ये जो 6 मुद्दा है, इस पर हमने हर मुद्दे पर कुछ इंडिकेटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कहा है कि इंक्रीज द क्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है क्या नहीं, हम तो उसको हर साल खरीफ के लिए, रबी के लिए, वो मानदंड हमारा है ही। कितना प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्टिविटी कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ अलग अलग क्रॉप में। तो आप जैसे जानते हैं अगर 2015-16 के तुलना में 2020-21 का आप लेंगे
तो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है अब लगभग 297 मिलियन टन तक पहुंच गया है। हॉर्टिकल्चर 321 मिलियन टन बन गया है, जबकि 2015-16 में वो तो 270 मिलियन टन था। तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल में हमारा प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है, और प्रोडक्शन बढ़ने का एकमात्र कारण है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हमने देखा है। जी। इसके साथ साथ मैंने जैसे कह रहा था, कुछ प्रॉक्सी इंडिकेटर्स, उदाहरण, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो सीड रिप्लेसमेंट रेट कितना बढ़ गया है, एरिया अंडर इरिगेशन कितना बढ़ गया है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसा चल रहा है। तो ये सो हर मुद्दे के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स लिया है, और हर बिल्कुल। इंडिकेटर पर हम देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव बदलाव हुआ है और हो रहा है। तो हमको एक लगता है कि ये जो जिस दिशा में, जिस गति से हमको जाना है, हम जा रहे हैं। सर, उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, लेकिन आपने भी कहा था कि जो लागत है, अगर किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो लागत को कम करना होगा। लेकिन अगर हम देखें इस सरकार में जब से ये घोषणा हुई है तब से, कि 1 मार्च 2016 को भारत में जो दिल्ली की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो डीजल का रेट था 46.43, मतलब 46 रुपए, 47 मान लेते हैं। 25 मार्च 2021, जब आज हम बातचीत कर रहे हैं उसके 2 दिन पहले, रेट है 90 रुपए। उसके अलावा सर आप देखिए कि यूरिया के रेट में भी वृद्धि हुई है। अब बाकी जो फर्टिलाइजर है उसमें भी वृद्धि हुई है, मजदूरी में वृद्धि हुई है। लेकिन एमएसपी की बात करें तो एमएसपी, गेहूं की एमएसपी थी 2016-17 में 1525 रुपए, और 2019-20 में 1840 रुपए, लगभग 300 रुपए की वृद्धि हुई है। और डीजल में डबल, मजदूरी भी वृद्धि हुई है। तो आप भी कहते हैं कि लागत कम करना होगा और खरीदारी ज्यादा करने की, तो इससे तो यही साबित होता है ना कि लागत में तो वृद्धि हो रही है, और खरीदारी वैसे भी एमएसपी पे कम खरीदारी होती है इंडिया में, और दूसरी तरफ उस एमएसपी का रेट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा। तो आपको लगता है कि ये फायदेमंद होगा? अच्छा, ये तो आपको हमको मानना ही पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स जो है हमारे कंट्रोल के बाहर भी रहता है। ये जो इन्फ्लेशन उदाहरण हो, या जैसे आपने कहा डीजल प्राइसेस बढ़ गया है अभी, हम्म। मगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारा एक अप्रोच ये है कि उसका यूटिलाइजेशन ठीक हो। रेट तो एक बात है, रेट के साथ साथ अगर यूटिलाइजेशन ही कम हो जाएगा तो नेचुरली उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उदाहरण मैंने देना चाहता हूँ, फर्टिलाइजर, जैसे आपने कहा फर्टिलाइजर के बारे में, यूरिया का प्राइस तो नहीं बदलवा हुआ है क्योंकि वो तो फिक्स्ड रेट है, मगर पीएनके तो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस होता है। मगर सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको हमने यूनिवर्सलाइज किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है देश में। जहां जहां हमारे किसानों ने सॉइल हेल्थ कार्ड का रिकमेंडेशंस को अपनाया है, वहां पर हेक्टेयर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स कम हुआ है। एक उदाहरण है। तो हमारे एक्सटेंशन को हमने मजबूत करते हुए जो रिसोर्स यूज करते थे, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, या एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इन पर हमारा ध्यान रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन अब बढ़ गया है देश में, कस्टम हायरिंग सेंटर्स का नंबर बढ़ गया है, और सीधा किसानों को भी सब्सिडी के रूप में भी हम दे रहे हैं। इससे क्या होगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ते हुए भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें प्रोपोर्शनेटली उतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो माइक्रो इरिगेशन का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि इरिगेशन एक बहुत कॉस्ट कंपोनेंट होता है। माइक्रो इरिगेशन जो ग्राउंड वाटर बेसिस हो या सरफेस वाटर बेसिस हो, माइक्रो इरिगेशन का भी एरिया बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हर साल माइक्रो इरिगेशन के लिए पीएम केएसवाई के तहत हम ज्यादा पैसा देते आए हैं, और उसके साथ एक कॉर्पस फंड को भी क्रिएट किया गया है। इससे क्या होगा, किसान को माइक्रो इरिगेशन की यूटिलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ज्यादा होता है, क्योंकि उसी पैसे में ज्यादा एरिया को वो कवर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं, अगर किसी एक आइटम जैसे डीजल का प्राइस बढ़ गया, मगर ओवरऑल आप इनपुट कॉस्ट को देखेंगे तो एक रैशनलाइजेशन हुआ है। और लास्ट बात इस मुद्दे पर मैं ही कहना चाहता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब अलग होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का मतलब अलग होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है, अगर हमारा उसी एकड़ से, उसी हेक्टेयर से
अगर हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया तो किसान को ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने से भी पर क्विंटल कॉस्ट कम हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है पर क्विंटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का मतलब पर हेक्टेयर कॉस्ट। हमारा लक्ष्य है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पर क्विंटल का कॉस्ट को कम करेंगे, तो वो उस दिशा में ठीक हम चल रहे हैं। जैसे मैं समझा कि आपने जब डीजल के रेट को लेकर आपने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीजों का थोड़ा कम इस्तेमाल हो और बाकी अन्य माध्यम का इस्तेमाल हो। मैं सही समझ रहा हूँ सर? करेक्ट, आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ले, जैसे लेकिन उदाहरण पंजाब में, हरियाणा में अलग अलग प्रकार के उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ग्राउंड वाटर्स में जहाँ जहाँ ज्यादा अवलंबन होता है, अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, उदाहरण इंसेंटिव के रूप में उनको हम कुछ देंगे, कहेंगे ठीक है आप एग्रो इकोलॉजी के अनुसार आपका प्रोडक्शन करिए, तो ओवरऑल सिचुएशन कहीं कुछ आइटम पर ज्यादा हो सकता है, कुछ आइटम में कम हो सकता है। ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक लिमिट में रखा गया है। लेकिन सर जैसे आपने डीजल वाले पे कहा, मैं उसी से सवाल जोड़ रहा था कि आपने कहा कि डीजल के इस्तेमाल को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से। लेकिन साल 2018 में आपने एक इंटरव्यू दिया था न्यूज 18 को, जिसमें आपने कहा था कि 2016-17 में कृषि विकास दर 4.1% रही है। एक साल में भारत में 7 लाख ट्रैक्टर निकाले गए। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। किसी भी देश में इतना ट्रैक्टर एक साल में नहीं बिके। यह इस बात का सबूत है कि किसान खुशहाल हो रहा है। तो एक तरफ तो यस, आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर में वृद्धि हो रही है, और अगर ट्रैक्टर की बिक्री हो रही है तो किसान इस्तेमाल तो ट्रैक्टर ही कर रहा है ना, तो डीजल का इस्तेमाल करेगा ही। तो कैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे माध्यम अपना रहे हैं? ये थोड़ा सा क्लियर कर यस, दें। मैंने यहाँ इस पर मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का मतलब ये नहीं है कि यूटिलाइजेशन बंद हो। जी। हम चाहते हैं कि ट्रैक्टराइजेशन ज्यादा हो, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ज्यादा हो। इसी कारण से तो हर साल हम सब्सिडी ज्यादा देते गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स को हमने बढ़ाया है सरकार देश में, क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसान का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स या ग्रुप ऑफ किसान उसी कस्टम हायरिंग सेंटर से रेंट पर लेंगे, तो क्या होगा, उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर हर किसान एक ट्रैक्टर रखेंगे या ग्रुप ऑफ किसान ट्रैक्टर रखेंगे, नेचुरल उसमें व्यत्यास हो जाता है। तो हमारा एक लक्ष्य है, क्योंकि हमारे किसान छोटे किसान है, तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम से ही मैकेनाइजेशन हो। इसी कारण से ही फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, इनपुट कॉस्ट में एफिशिएंसी आ जाएगी। हर किसान को जाकर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जाकर खरीदेंगे और उनको सेल करेंगे। उसी तरीके से किसानों से उनका उत्पादन जो है उसको इकट्ठा करेंगे और बिक्री करेंगे मार्केट में। तो एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी इनपुट मैनेजमेंट पर और आउटपुट मैनेजमेंट, ये हमारा लक्ष्य रहा है। तो मैं समझता हूँ इकोसिस्टम के रूप में ये सब देखना चाहिए। उस दृष्टि से मेरा ये एक विश्वास है कि हम ठीक दिशा में हैं। सर आप काफी आशावान दिख रहे हैं कि हम लोग 22-23 तक अपने टारगेट को पूरा कर लेगा भारत। लेकिन जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप 2 गांवों को गोद लीजिए, अपने जो आपका इलाका है जहाँ पे आपका प्रभाव क्षेत्र है, और उन 2 गांवों को डेवलप कीजिए। उसको और उसको उदाहरण दिया जाएगा, बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि ऐसा हुआ। मैं अभी हाल ही में गया था गुड़गांव के 2 गांवों में, सकतपुर और लोकरा 2 गांव है जिसको वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र ने गोद लिया है। उस गांव में मैक्सिमम किसानों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके गांव को गोद भी लिया गया है केवीके द्वारा। मैं उसके बाद केवीके की हेड से मिला तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं दिया गया है। जो फंड हमें मिलते थे उसको कहा गया कि आप उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपके पास इतना काम है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही लड़के को, आपके 4 लड़के तो एक ही को पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए। हमको संतुलन बनाना पड़ता है। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम किसानों को दे सकें, और उस गांव में किसानों को सर जानकारी नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ने अभी बीते दिनों रिपोर्ट की थी। तो सर ऐसे में जब
आपने जिन गांवों को गोद लिया हुआ है वहां का इनकम डबल नहीं हो पा रहा, तो बाकी गांवों की हम कैसे उम्मीद करें, कैसे हम अब आशा रखें और कैसे उम्मीद रखें? थोड़ा इस पे आप बताएं। पहली बात यह है कि जो इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है, सो तो पैसे के ऊपर नहीं निर्भर होता है। बहुत सारे ऐसा चीज है जहाँ खाली टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे जी या सर। टेक्नोलॉजी को हम किसानों तक पहुंचाएंगे, तभी बहुत बदलाव हो सकता है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पैसा नहीं चाहिए। हम्म। आप अगर मैक्रो दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर गांव का सिचुएशन मुझे पता नहीं है, मगर मैक्रो दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार ने हर साल बजट में एलोकेशन बढ़ाता ही गया है। सेकेंड, नए नए स्कीम्स को लागू किया गया है। हम्म। थर्ड, जिस स्कीम्स पर जिस स्टेज पर एम्फोसिस चाहिए था, उदाहरण पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, तो सरकार का लक्ष्य ज्यादातर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर रहा है। जैसे एग्री लॉजिस्टिक्स स्टोरेज को बढ़ाना है, या रिफर वैन संख्या को बढ़ाना है, पैक हाउसेस को बढ़ाना है, या प्रोसेसिंग को और उत्तेजन कर देना है, या मार्केटिंग स्ट्रक्चर को ठीक करना है। तो अगर सरकार का पॉलिसीज आप देखेंगे या आप उनका प्रोग्राम देखेंगे, आपको लगेगा कि अब पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में ज्यादा जोर है। मैं हमारे रिपोर्ट में भी हमने यही कहा था, भारत में प्रोडक्शन का चैलेंज नहीं है, प्रोडक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है, मगर चैलेंज कहाँ है? किसान को ठीक रेट मिल रहा है क्या नहीं, पहली बात। जी। और सेकंड ये है कि उनका जो उत्पादन होता है गांव में, वो पूरा उत्पादन जो सेल करना चाहता है, वो मार्केट तक ठीक ठीक पहुंच रहा है क्या नहीं। अगर ठीक हम पहुंचा सकते हैं और उस पर ठीक रेट मिलेगा, तो स्वाभाविक दृष्टि से किसान को अच्छा रेट मिल जाएगा। तो हमारा लक्ष्य यही है। तो मैक्रो लेवल अगर आप चिंता करेंगे कि सरकार ने क्या किया है, किसानों को ज्यादा क्रेडिट चाहिए, तो जो 8 लाख या 8.5 लाख करोड़ हर साल हम देते थे 5 साल पहले, अब तो 15.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। किसान क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं था, केसीसी कार्ड हम पहुंचा रहे हैं। हमारा जितना प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी थे उनको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन का कवरेज ज्यादा हो रहा है। और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से जो AIBP के तहत हमारा 99 प्रोजेक्ट जो लॉन्ग पेंडिंग ऐसा ही पड़ा हुआ था, सरकार ने एक 80,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बना के लगभग ये सब प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इससे 7 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा एडिशनल एरिया इरिगेशन में आया है। ये तो सब आप जानते हैं। MSP आप जो कह रहे थे, MSP जो नया पॉलिसी को अपनाया गया है, जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ मिनिमम 50% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हर कमोडिटीज पर अब दिया जा रहा है। इससे हर क्रॉप को लाभ हुआ है, वी गेहूं हो या पैडी हो या मिलेट्स हो, पल्सेस हो। आप भी जानते, इसी कारण से तो ही हमारा जो 16 मिलियन टन होता था पल्सेस 2016 में, अब तो वो 26 मिलियन टन पहुंच गया है। ये तो एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑयल सीड्स का भी बढ़ गया है। तो हर कमोडिटीज में आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो कैसे हो रहा है ये सब? क्योंकि इंटरवेंशन हम कर रहे हैं। तो इस आपने जो KVK का उदाहरण दिया, मैंने इसके बारे में नहीं जानता हूं, मैं देखूंगा, मगर ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकता है। देश में तो 700 KVK है। कुछ अच्छा काम होता होगा, कहीं पर थोड़ा स्लिप अप भी होता होगा, मगर ओवरऑल सिचुएशन में इतना कहूंगा कि अच्छा ही है। लेकिन मैं एक सवाल पे आखिरी में आने वाला था, लेकिन अभी आपने कह दिया कि हमें एकदम रूट में जाना होगा। आपका सुझाव भी है कि जो भी किसान उत्पादन करे वो अपने पास में ही बेच ले। ऐसा आपने अभी भी कहा मुझसे कि उसको अच्छा मूल्य मिले और बाजार मिले। आपने अपने सुझाव में भी ये बात कही है। सरकार ने 2018-19 के बजट में कहा था कि जो 22,000 ग्रामीण हाट है उसको कृषि बाजार में तब्दील करेंगे। 18-19 के बजट में कहा था, आपका भी ये सुझाव था कि उनको पास में मार्केट मिले। लेकिन नवंबर 2020 तक उसमें से एक भी कृषि हाट को, जो हाट है ग्रामीण हाट, उसको कृषि बाजार में तब्दील नहीं किया गया। आपको नहीं लगता कि सरकार उस तरीके गंभीरता से काम नहीं कर रही है? आप जो कह रहे हैं, यस, 22,000 को जो परिवर्तन करना है तो 2-3 साल में नहीं होगा। एक क्योंकि तो हो जाना चाहिए था ना सर।
हाँ हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। मगर अब तो हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, हमने क्या किया, पहले उसके लिए गाइडलाइंस इशू किया, और नरेगा के तहत जितना पैसा वो यूटिलाइज कर सकते हैं वो यूटिलाइज करने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से एक निर्देश गया है। अब हमारे मंत्रालय से जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वहां से खर्च करने के लिए भी उनको मौका दिया गया है। ऐसे आप ठीक कह रहे हैं, जिस संख्या में हमको वो करना था अभी तक नहीं हुआ है, मगर हो जाएगा। मगर ये जो एपीएमसीज को थोड़ा मजबूत किया गया और डायरेक्ट ट्रेड को अब अलाउ किया गया है, तो नेचुरली मैं समझता हूँ मार्केट अराइवल्स बढ़ जाएगा, मोनेटाइजेशन तो जरूर होगा, और जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है वो भी ठीक हो जाएगा। यस, ये तो है। तो हर चीज तो एक ही साल में या 2 साल में करना भी मुश्किल होगा। हमारे बहुत सारे रिकमेंडेशन ऐसे हैं जो हमने कहा कि शुरू कर दीजिए, और वो अपने आप कुछ साल में हो जाएगा। अगर हमारा 14th वॉल्यूम देखेंगे जहाँ रिकमेंडेशन हमने किया है, वहां हमने एक ठीक कहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप शुरू करके कंप्लीट करिए, लॉन्ग टर्म का मतलब है आप शुरू कर दीजिए ताकि कुछ सालों में हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि हमारा टारगेट 2022 तक कंप्लीट होगा और वहां हमारा प्रक्रिया खत्म हुआ, ये ठीक नहीं है। हम क्या सरकार चाहती है? सरकार यही चाहती है कि किस एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज बढ़े, और उसके साथ साथ इनकम बढ़े। एम्प्लॉयमेंट इनकम, इस दोनों चीज पर बहुत गुरुत्व दिया जा रहा है। तो 2022 के बाद भी ये प्रक्रिया चलता रहेगा, क्योंकि अब एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, इनकम ओरिएंटेड रूप में बदल रहा है, बदलाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 जो लक्ष्य है पूरा, जिसके लिए सरकार और देश बद्ध है, तो उसमें भी यही है कि वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, इनकम को बढ़ाना है, पॉवर्टी को हटाना है। तो इसको, ये तो एक चलता हुआ प्रक्रिया है, 2022 के बाद भी चलता रहेगा। सर एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, कहीं आपने अभी कहा 2022 के बाद भी चलता रहेगा, तो ये 22 की जो सीमा है उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तो नहीं शुरू हो नहीं नहीं, मैंने वो नहीं कहा सर, बसंत जी, मैंने वो कहा, मैंने ये कह रहा था हमारा जो गई? टारगेट है वो 22 तक तो होगा ही। जी और ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि मान लीजिए इनकम बढ़ गया, डबल हो गया, वो जी भी काफी नहीं है। जी तो और हम बढ़ाना चाहते हैं, वो भी और डबल हो जाए उसके बाद। तो जी इसका मतलब है ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्रोडक्शन पर विशेष ध्यान देता था, अब फार्मर्स इनकम रेवोल्यूशन है, ये इनकम का रेवोल्यूशन हो रहा है, अब इनकम बढ़ा रहे हैं हम। सर जो अभी हम हाट हाट पे बात कर रहे थे और उसको कृषि बाजार बनाने पे, जो केंद्र सरकार ने इसको 22,000 हाट को बाजार बनाना था, तो केंद्र सरकार ने कुछ पैसे उसके लिए रखे हैं, लेकिन वो राज्य सरकारों को कर्ज लेना पड़ेगा, उसके लिए वो सरकार राज्य सरकारों को ब्याज देना पड़ेगा। इस कारण ही राज्य सरकारें अपने इलाके के जो हाट है उसको कृषि बाजार में तब्दील नहीं कर रही है, क्योंकि उसको कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार खुद मदद क्यों नहीं कर रही है कि आप ये पैसे लीजिए और इसको डेवलप कीजिए? देखिए, ये तो एग्रीकल्चर जो है, ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पार्टनरशिप में ही होगा। जी हम दोनों मिलकर वही किसान के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से एमजी नरेगा में इतना पैसा दिया जाता है, एक ग्राम जो ग्रामीण हाट है, उस वहाँ क्या क्या चाहिए? पहले एक बाउंड्री वॉल चाहिए, सेल प्लेटफॉर्म चाहिए, ये सब तो नरेगा में तो हो ही सकता है ना। तो हमने उनको कहा है, केंद्र सरकार का जो पैसा है नरेगा में, उसको यूटिलाइज करिए इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और जो मार्केट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कंप्यूटर चाहिए आपको, एसेंग फैसिलिटी चाहिए, वो आप इस पैसे जो हमने 2000 करोड़ का कॉर्पस फंड क्रिएट किया है, उसको लेकर आप करते जाइए। तो हमको यही समझना चाहिए कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि हर चीज पर जैसे जैसे चाहे दे सकते हैं। मगर केंद्र सरकार ने एक फ्रेमवर्क तो बनाया है, जहां कुछ फ्री पैसा, मतलब
फ्री मतलब फ्री नहीं, उनको ग्रांट के आकार में मिलता है। छह और प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। यस, ये कॉर्पस फंड के लिए देना पड़ता है, आप ठीक बोल रहे हैं। तो मगर ये 6% जो है, ये भी तो मार्केट रेट के तुलना में कमी है ना। मार्केट रेट में आपको मिनिमम 9%, 12% देना पड़ता है। तो सर हम तो कहीं यही कारण तो नहीं 13%। है कि लोग हार्ट को डेवलप नहीं कर रहे हैं, कहीं यही कारण तो ऐसा नहीं तो है? नहीं है, ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा टाइम लग रहा है इसको समझने के लिए, इसका इम्पोर्टेंस को समझने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो सर यही कारण है। अभी आपने कहा कि हम खेती को रोजगार का जरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस। 2000 जो 11 का जनगणना था उसमें सामने आया था कि प्रतिदिन 2000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। उसके बाद ये मैं डाउन टू अर्थ से कोट कर रहा हूँ कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की जो डेटा आई थी पीरियड लेबर फोर्स 2017-18 की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2011-12 और 2017-18 के बीच 3 करोड़ कृषि मजदूरों सहित करीब 3.4 करोड़ अनौपचारिक मजदूरों ने ग्रामीण इलाकों में नौकरियां खो दी। यह कृषि कार्यबल में 40% की गिरावट था। ये 17-18 तक की रिपोर्ट है। तो जब गांव में जो कृषि मजदूर है उनको ही काम नहीं मिल रहा, उनको शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है, तो कैसे? मैं भी कृषि परिवार से हूँ। मैं अपने गांव में देखता हूँ कि मजदूर नहीं मिल पाते हैं ताकि खेत में काम हो। तो कैसे आप कह रहे हैं कि हम खेती को रोजगार का माध्यम बनाएंगे, कि जबकि मजदूरों को काम ही नहीं मिल रहा उस तरीके से और उनको आमदनी नहीं हो रही तो वो शहर की तरफ भाग रहे हैं। यस, आपने बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा है। जब मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे हम एग्रीकल्चर में, इसका मतलब है कि हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे। आज जो है एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब है और कुछ नहीं काम मिलेगा तो वही करते रहेंगे। जी। जो काम एक आदमी कर सकता है, दो या तीन लोग करते हैं। तो एवरेज हमारे देश में यही देखते हैं कि एक किसान परिवार को एवरेज 185 डेज मात्र काम मिलता है। इसका मतलब सीजन के बाहर काम नहीं मिलता है, उनको जाकर नरेगा में काम करना पड़ता है कि और को कहीं पर फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। हम्म। और हमारे देश में लगभग 48% लोग जो हैं किसान कृषि पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। आप तो देखे होंगे हमारे 7 सूत्री में लास्ट सूत्री है टू शिफ्ट द सरप्लस मैन पावर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर। जैसे हमारे देश का अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा, सर्विस सेक्टर मजबूत होगा, वहां तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही। तो ये जो सरप्लस मैन पावर है कृषि कृषि क्षेत्र में, उनको स्किल के माध्यम से उनको वहां अब्जॉर्ब होने के लिए सरकार तैयार करेगी, कर रहा है भी। और जो बाकी लोग बचेंगे तो उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हम देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर एक ही आदमी चाहे तो दो क्यों रहेंगे, आज भी बहुत संख्या में है। तो जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए अगर 185 डेज एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, वो 360 डेज बन जाएगा तो इनकम डबल हो ही जाएगा ना। इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों के बीच में एक ताल्लुकात है। अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा कृषि क्षेत्र में, इनकम भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो वही सरकार का लक्ष्य है। तो इस कारण से ही प्रोसेसिंग को ज्यादा जोर हम दे रहे हैं। जो प्रोसेसिंग होते ही क्या होगा, हमारा रॉ प्रोड्यूस जो होगा वो तो प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग का मतलब वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। प्रोसेसिंग में भी अलग अलग प्रकार के हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि किसान अपने स्तर पर, फार्म गेट के स्तर पर क्लीनिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे या पैक हाउस में रखेंगे। इससे क्या होगा, जब वो मार्केट पहुंचेंगे उनको और ठीक रेट मिल सकता है। और हमने ये भी सजेस्ट किया है सेकेंडरी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि किसान रॉ प्रोड्यूस को सीधा सेल करने के बजाय उसको प्रोसेस करके, जैसे मान लीजिए पल्सेस को वो तो मिल करेंगे, या ऑयल सीड्स को वो भी प्रोसेस करके ऑयल निकालेंगे। ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ। या आम को आप पिकल बना के बेच दीजिए, आपको ज्यादा रेट मिलेगा। तो इसी कारण से तो ये स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, या अलग अलग स्किल फॉर्मेशन, स्किलिंग जो हो रहा है,
ये सब का उद्देश्य यही है कि किसान और किसान परिवारों के सदस्यों को हम ये सब सिखाए, ताकि यो जो आज रॉ प्रोड्यूस है, रॉ प्रोड्यूस वैल्यू एडेड बन जाए, और जो नॉन प्रोड्यूस है, मतलब जिसको हम वेस्ट करते कहते हैं, स्टॉक हो, स्ट्रॉ हो, उसको भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पैडी स्ट्रॉ हो, कॉटन स्टॉक हो, इसको भी वैल्यू एडिशन कराने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी शुरू किया गया है। जैसे पीएम कुसुम है, जहां 2 लाख किसानों को सोलार पावर अपने जमीन पर बिठाने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है। या आजकल शुगर कंट्रोल ऑर्डर को लिबरलाइज किया गया, ताकि शुगर फैक्ट्री में इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ जाए। पहले तो आप जानते हैं जो शुगर, सीधा शुगर जूस से इथेनॉल बनाने के लिए मौका नहीं था। अब तो लिबरलाइज किया गया, ताकि खाली शुगर प्रोडक्शन ना हो, इथेनॉल भी हो। तो ये जो लिबरलाइजेशन आप देख रहे हैं पॉलिसी स्तर पर, ये सब इसी दृष्टि से किया जा रहा है, ताकि हमारा जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, ताकि मार्केट का अलग अलग रूप बन जाएगा, अलग अलग प्रकार का डिमांड जनरेट होगा, ताकि डिमांड ज्यादा, बढ़ता हुआ डिमांड पर प्राइसेस भी बढ़ जाएगा। ये तो उद्देश्य है, तो सर इसको हम ध्यान रखना चाहिए। सर आप बार बार कह रहे हैं कि उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसको शायद आप सरकार की सफलता के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सर जो आप एमएसपी के समर्थक रहे हैं। मैं आपकी कई इंटरव्यू देख रहा था, पढ़ रहा था रिसर्च के दौरान, तो आपने कई बार कहा कि एमएसपी पे खरीदारी होनी चाहिए, ताकि मार्केट में एक बना रहे कि उससे कम पे ना खरीदारी होने लगे, एक वो बना रहे, स्थिति बनी रहे। लेकिन सर आप देखिए कि अभी मैं हरियाणा में था रिपोर्टिंग के दौरान, तो वहां पे बाजरा का एमएसपी शायद 2200 समथिंग रखा गया था। लेकिन किसानों का जब बाजरा नहीं बिका एमएसपी के रेट पे, तो उनको 1100-1200 रुपए में बेचना पड़ा। मैं एक किसान से मिला था, उन्होंने अपने कमरे में दिखाया था कि देखिए हमने अभी तक बेचा नहीं है, रखा हुआ है, कुछ नहीं होगा तो अपने गाय अपने पशुओं को खिला देंगे। तो सर जब, और देखिए एमएसपी पे कहने के लिए तो 23 फसलों का नाम लिखा गया एमएसपी खरीदारी में, लेकिन खरीदारी होती है 2 से 3 फसलों की। और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अलग अलग आप उत्पादन कीजिए, सिर्फ गेहूं धान ही क्यों, उसमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो अगर सरकार खुद ही एक माहौल क्रिएट नहीं करेगी कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं, तो क्यों गन्ना गेहूं छोड़ के दूसरा फसल उत्पादन करेगा? आप थोड़ा इस पे हमें बताएं तो। यस, ये आपका इरादा ठीक है। यस, जो हम 23-25 कमोडिटीज के लिए एमएसपी घोषित करते हैं, बहुत सालों से हम देखते आए हैं कि गेहूं और धान को छोड़कर अलग कमोडिटीज का प्रोक्योरमेंट उतना नहीं होता था। इस सरकार ने क्या किया है, एक एफसीआई प्रोक्योरमेंट के साथ साथ एक नया स्कीम को अपनाया है, उसको कहते हैं पीएम आशा। पीएम आशा की तहत हम पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स को भी खरीदने के लिए एक व्यवस्था बनाया है। तो आप देखेंगे 2016-17 से 2020-21 तक इतना पल्सेस को और ऑयल सीड्स को खरीदा गया है, वो पहले से ही बहुत गुण ज्यादा है। अब लगभग हमारा पल्सेस का उत्पादन जितना होता है, लगभग 18% सरकार खरीद रहा है। उसी तरीके से ऑयल सीड्स में भी लगभग प्रोडक्शन का 8 या 11% खरीद रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वीट और पैडी के साथ पल्सेस और ऑयल सीड्स का भी खरीदना ज्यादा हुआ है। यही एक कारण है कि देश में पल्सेस का उत्पादन ज्यादा हुआ है और ऑयल सीड का भी एक तरीके से ज्यादा हो रहा है, और करना बहुत है। आप जो बाजरा के बारे में कहा, बाजरा, जवार, रागी, ये जो मिलेट्स है, इन मिलेट्स को भी हमने पीएम आशा के अंडर ही लाया है। मगर राज्य सरकार को ये कहा गया है, आप लोग खरीदिए, हम आपको सपोर्ट देंगे, मगर एक ही कंडीशन है, आप जो खरीदेंगे उसको आप ही को यूटिलाइज करना पड़ेगा। मिड डे मील स्कीम हो, आईसीडीएस का कंजम्पशन हो, या हॉस्टल में वेलफेयर स्कीम्स है। तो जहां जहां राज्य सरकारों कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, वहां तो
खरीदना शुरू हुआ है। उदाहरण मैं कहना चाहता हूँ, उड़ीसा है, कर्नाटक है, इन स्टेटों में ये मिलेट्स का खरीदना पहले से ही बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे कुछ स्टेट में नहीं हुआ है, तो नेचुरली अलग अलग स्टेट में भी हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, मगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर वो खरीद कर हमको देंगे केंद्र सरकार को, हम क्या करेंगे उसके साथ? अगर उनके पास व्यवस्था है, मौका है यूटिलाइज करने के लिए, जैसे कर्नाटक और उड़ीसा में हो रहा है, आईसीडीएस केंद्र में या स्कूल के मिड डे मील स्कीम में वो यूटिलाइज कर रहे हैं। वो तो न्यूट्रिशियस है ना, बाजरा हो, रागी हो, ज्वार हो, न्यूट्रिशियस है। इसीलिए तो हम उनको न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं, कोर्स सीरियल्स नहीं कहते हैं। तो ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं। ये जो व्यवस्था है तो नया नया व्यवस्था है, पूरा देश में फैलने के लिए, सबको अपनाने के लिए शायद कुछ टाइम लग रहा है, मगर तो शुरुआत तो हो ही गया है। तो मैं ठीक, मैंने अभी ये कहता हूं, और सरकार भी बद्ध है कि एमएसपी तो रहेगा ही। इसी कारण से तो हमारा जो गेहूं या पैडी का प्रोक्योरमेंट पहले से बहुत ज्यादा हुआ, 38%। लास्ट ईयर तो 38% प्रोक्योरमेंट हुआ वीट और पैडी का। पहले तो 21% होता था, 32% होता था, तो बहुत बढ़ गया है। सर, आप पीएम आशा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे सामने वायर की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, पीएम आशा योजना में साल 19-20 में जो बजट था वो 1500 करोड़ रुपए का था। इस बार वो कर दिया गया 300 करोड़ रुपए से। और जो मेरी जानकारी है कि आशा के तहत वो तिलहन की खरीदारी हुई, तिलहन की, वो जो टारगेट किया गया था उसका आधा से भी शायद कम हुआ था। तो एक तरफ बजट भी कटौती हो गई है, आपको इसकी जानकारी होगी, और खरीदारी भी जो आप टारगेट तय करते हैं, तो बजट में क्यों कटौती की गई और आपने टारगेट क्यों नहीं पूरा किया? ये कह देखिए, बजट एस्टिमेट एक होता है, रिवाइज एस्टिमेट एक होता है। तो जब बजट बनता है, जी सर। बहुत अनेक 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 कारण रहता है, तो वो ऐसा होता है। मगर सरकार कभी भी अगर खरीदना ही है तो कभी भी हमको पैसे के कारण से हमको कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ है। जब भी ऐसा मौका आ जाएगा, हम्म। जरूर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। अब मैंने देखा हूँ, कुछ हेड ऑफ अकाउंट्स में जितना पैसा रखा गया वो खर्च नहीं होता है, कुछ में कम रखा जाता है मगर ज्यादा चाहिए। तो मैं समझता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, नहीं सर, फ्लेक्सिबिलिटी। 1500 से 300 करोड़ लाना, 79% 80% लगभग कटौती हुई है। नहीं, तो मगर फिर मैं तो आपको इतना तो विश्वास देना चाहता हूँ हम्म, कि जो पीएम आशा है उसके तहत जो जितना खरीदना है, क्योंकि पीएम आशा यही कहता है अप टू 25% ऑफ द प्रोडक्शन आप खरीद सकते हैं। वो हम्म, तो पॉलिसी है। अगर 25% तक हम खरीदने के लिए राज्य सरकारों को परमिशन देते हैं, तो नेचुरली पैसा का व्यवस्था भी किया जाएगा। तो आज तक जो मैंने आंकड़ा आपको दिया, आप ही कंपेयर करिए 2008-9 से 13-14, और 14-15 से 20-21, ये 6-6 साल का आप कंपेयर करिए हर कमोडिटीज का। आपको यही पता चलेगा कि पिछले साल 6 साल में प्रोक्योरमेंट बहुत बढ़ गया है, उतना पैसा भी इन्वेस्ट किया गया है। और इसी कारण से किसानों को एक इंसेंटिव मिला है, और हम कंज्यूमर्स को पल्सेस डिस्ट्रीब्यूशन किया, पहले नहीं होता था। तो यस, ये तो बजट का आपने आंकड़ा मुझे दिखा रहे हैं, मगर उसमें कोई मैं समझता हूँ तकलीफ नहीं है। वो तो हमको उन्होंने कहा है जब आपको चाहिए हम देंगे, क्या है, वो इतना बड़ा सरकार है इतना बड़ा पैसा तो आप देख, बजट में तो लाखों लाख करोड़ का व्यवस्था है, तो हो जाएगा। सर, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, और आप जिस चीज के समर्थक हैं एमएसपी के, किसानों की भी एक मांग एमएसपी है। आप भी कहते हैं कि मंडियां हो, किसान भी कह रहे हैं कि हमारी मंडियां बचनी चाहिए। सरकार कह रही है कि कानून हमारा अच्छा है। क्या कहेंगे आप इस पे, कमेंट करेंगे? कानून तो अच्छा ही है। जी। ये कानून क्यों अच्छा है मैं बताना चाहता हूँ। जी। जी। देखिए, हम तो मोनोपोली को नहीं चाहते हैं। जो भी क्षेत्र हो, अगर एक मोनोपोली है, वो ग्राहक के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, यहाँ किसानों के लिए अच्छा नहीं होता है।
हमारे देश में बहुत सालों से एपीएमसी एकमात्र मोनोपोली रहा है। हम्म, देश सरकार क्या चाहता है, एपीएमसी को भी मजबूत करेंगे। इसके साथ उनको एक ऑल्टरनेट चैनल देंगे, डायरेक्ट सेल उदाहरण, जहां उनको अच्छा रेट मिलेगा, जहां उनको अच्छा सर्विस मिलेगा, किसान वहां जाने के लिए उनका फ्रीडम है। तो मैं समझता हूँ इस कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा आपको, किसान का उत्पादन को जितने बड़े प्रमाण में हम सेल कर सकते हैं उतना लाभ किसान को होगा। हम्म, तो आज क्या हो रहा है, रेट मिल सकता है कभी कभी, मगर अगर वो मार सेल ही नहीं कर सकते हैं तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो अल्टरनेट चैनल जो है एपीएमसी के बाहर, जो जो परचेजर्स है वो डिसेंट्रलाइज होके गांव तक भी पहुंच सकते हैं, ताकि किसान वहां उनको सीधा सेल कर सकते हैं। तो यही एक माध्यम है। आप टेलीकॉम सेक्टर को देखिए, जब से लिबरलाइज हुआ है, हम्म, ग्राहकों को तो लाभ ही हुआ है ना। हम्म। जो लेकिन मोनोपोली तो वहां हो गई ना, जो किसान भी हाँ बार बार कहते हैं टेलीकॉम हाँ सेक्टर में। अभी हाँ देखिए तो किस तरीके से एक एक कंपनी की पूरी मोनोपोली हो गई है बहुत हद तक। उसको ही किसान उदाहरण देते हैं कि देखिए पहले फ्री दिया, फिर उन्होंने रेट बढ़ा दिए। किसान भी यही उसी कंपनी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पहले उन्होंने मुफ्त में सब कुछ दिया, और जब सब सब लोग उसके ग्राहक बन गए तो उन्होंने किया क्या कि अपना रेट बढ़ा दिया। तो किसान भी यही उदाहरण देते हैं। तो इस पे अगर किसानों को आप समझाने कि क्या ऐसा नहीं होगा तो आप बताएं थोड़ा। देखिए, मैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मगर हम्म, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ही कहना चाहूंगा, ये कभी भी मोनोपोली नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ों किसान है, 12 करोड़ किसान है, और खरीदने वाले भी एक दो या 10 नहीं है हम्म, जैसे दूसरे सेक्टर में होते हैं। हम्म, यहाँ लाखों खरीदार हैं, हम्म, जितने ट्रेडर्स है, जितना कमीशन एजेंट्स है, और अब जितना एक्सपोर्टर्स है, जितना प्रोसेसिंग प्लांट्स है, इन लोगों का संख्या आप देखेंगे तो यहाँ लाखों लाखों लोग हैं। तो ये मोनोपोली करना इतना संभव नहीं है किसान कृषि क्षेत्र में, तो हम्म, कभी भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है, अगर आप कुछ त्रुटि देख रहे हैं उसको संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। तो सरकार का मन खुला हुआ है, हम्म, सरकार जो संशोधन चाहिए करने के लिए भी राजी है। तो इसी को तो सिर्फ किसानों को कहा गया है। तो मैं समझता हूं ये जो कानून बनाया गया है, एकमात्र उद्देश्य है, जितने मार्केट्स हम स्थापित कर सकते हैं देश में उतने मार्केट्स बने, एपीएमसी हो या डायरेक्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म हो, या आपने जैसे कहा ग्राम हो, ये जितने संख्या में अगर मार्केट बढ़ जाएगा उतना कंपटीशन होगा। तो ई नाम हमने प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब इसी कारण से, ताकि भारत देश एक मार्केट बने। अब तो फ्रैगमेंट हुआ है, हर राज्य एक मार्केट है, हर राज्य में हर एपीएमसी एक मार्केट बन गया है। अगर ऐसा फ्रैगमेंट होता जाएगा, किसान को स्पर्धात्मक प्राइस नहीं मिलता है। तो हम चाहेंगे एक मार्केट बने, ताकि जो भी खरीदना चाहेगा, जहां भी जाकर खरीदने का अगर मौका मिलेगा, किसानों को ज्यादा रेट मिलेगा ही। तो जैसे हम आगे जाएंगे, जो हम त्रुटि देखेंगे उसको संशोधन करते जाएंगे। सर आपके एपीएमसी ये 100 साल का इतिहास है एपीएमसी का, ये सर क्या 2 साल का नहीं। आप कह रहे हैं कि कानून आने से नई मंडियां बनेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। सरकार खुद जो बजट में दावा करती है कि हम 22,000 हाट को बाजार में तब्दील करेंगे, वो नहीं हो पाता। बिहार इतना बड़ा राज्य, वहाँ मंडियां दिखती ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि मंडियां जो बनाई गई थी बुंदेलखंड पैकेज के जरिए, उसको गौशाला बनाया जा रहा है, उसमें गायों को रखा जा रहा है। तो सरकार खुद भी तो मंडियां नहीं बना रही है ना। मतलब आप कानून ला रहे हैं कि आप मंडियां बनाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स को लाके। आप अपने स्तर पे क्या सरकार मंडियों का निर्माण कर रही है? आपको जानकारी होगी कि क्या एपीएमसी मंडियों में 2014 के बाद कितनी वृद्धि हुई है, नई एपीएमसी मंडियां बनी हो? बिहार में तो खत्म ही हो गया था 2006 में। देखिए, ये जो एपीएमसी को स्थापित करना कॉन्स्टिट्यूशनली राज्य सरकार का अधिकार है, हम्म, उस पर केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जी जी। एनपी नंबर 26 जो है,
स्टेट लिस्ट में हम्म। राज्य सरकार का अधिकार बनता है। तो एपीएमसी को रखे या न रखे उन पर निर्भर होता है। अगर बिहार राज्य ने निर्णय लिया है कि उनके लिए वो ठीक नहीं है, उनका अधिकार है। हमको ये भी याद रखने का उचित मैं मानता हूं कि हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स है, तो इस फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनली जो अधिकार जिनको दिया गया है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, उसके अनुसार उसको हमको मानना उचित है। अगर बिहार को ठीक लगता है कि एबॉलिश करना ठीक है, उनको करने दीजिए। केंद्र सरकार एक पॉलिसी बनाता है, एक सपोर्ट देता है, और जहां उनका अधिकार है उसको वो चलाते हैं। जैसे अब एक डायरेक्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि एंट्री नंबर 33 कंकरेंट लिस्ट में भारत सरकार का या पार्लियामेंट का अधिकार है इंटरस्टेट कराने के लिए। तो अल्टीमेटली हमको एक एक चीज को न देखकर ओवरऑल पॉलिसी क्या है, माहौल कैसा बन रहा है, आप तो जरूर मानेंगे कि आजकल हर ओपिनियन मेकर, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स जो किसानों के हित में बात करते हैं, उनको सबको यही लग रहा है कि मार्केट पर विशेष ध्यान देना उचित है, पहले जो नहीं देते थे। तो बिल्कुल। मार्केट पर विशेष ध्यान है। सरकार ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को स्थापित किया ताकि हमारा गोडाउन बना सकते हैं, रीफर वैन्स या कोल्ड स्टोरेजेस, प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो ये तो पहले नहीं हो रहा था, ये भी एक हमारा वीकनेस था। तो प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने रखा है, या मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने फिशरी के लिए 20,000 करोड़, अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स करने के लिए, लैंडिंग सेंटर्स कराने के लिए, या हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने 15,000 करोड़ रुपया रखा है। ये सब आप देखेंगे तो किसान को निश्चय जो कमी था वो पूरा होता जाएगा, मगर हम सबको थोड़ा, मैं समझता हूँ, पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोई मैजिक नहीं है कि आज हमने पैसा दिया कल हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा ही। सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या, जैसे बार बार सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है वो किसी से सुझाव नहीं ली। क्या आपको लगता है कि किसी आयोग ने या किसी कमेटी ने कभी कहा हो कि आप एक ऐसा कानून लाइए? और क्या किसी आयोग ने अगर कहा भी है तो ये केंद्र सरकार को बोला है या राज्य सरकारों को बोला है? थोड़ा इस पे अगर बताएं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि पार्लियामेंट का जो हक बनता है उसी हक को तो चलाया गया है। क्या है, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। जी। मैंने कहा कि एपीएमसी जो है केंद्र सरकार का नहीं मगर राज्य सरकार का हक है। और केंद्र सरकार का हक कहाँ है, यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 42, जहां इंटरस्टेट ट्रेड व्यवस्था करने के लिए पार्लियामेंट का अधिकार है। और कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 33 में केंद्र सरकार को या पार्लियामेंट को इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर भी ट्रेड करने के लिए अधिकार है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, एंट्री नंबर 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट और एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट, ये दोनों को इस्तेमाल करके एक नया ट्रेड प्लेटफॉर्म को लाया है। तो ये तो डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को हक ही है ना कानून बनाने के लिए, तो केंद्र सरकार ने किया है। ये तो या कोई कमीशन रेकमेंड किया है क्या नहीं वो तो अलग बात है। हम्म। अगर कहे किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो भी उनका हक है। जी। तो मैं समझता हूं ये तो पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो जब पार्लियामेंट में पास हुआ है हमको मानना उचित है। और केंद्र सरकार ने तो आंख बंद करके नहीं बैठा है ना, उन्होंने कहा, अभी कहते हैं अगर कोई संशोधन है हम्म। किसानों के हित में तो हम करने के लिए तैयार है। हम्म। तो मैं समझता हूं हमको इसी पर अटकना नहीं चाहिए। अब इतने साल हमने देखा है कि खाली एक व्यवस्था से किसानों को क्या होगा, हम्म। उसका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हमको पहचाना है, हमको हम्म। पहचान है। तो अब अगर 2-3 अलग अलग चैनल्स हम किसानों को देंगे, डायरेक्ट ट्रेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,
फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा मजबूत करना, ये सब इसी एक दृष्टि से कि किसान को सेल करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिले, कि एक स्पर्धात्मक माहौल बने और किसान को अच्छा रेट मिले। ये तो हमारा उद्देश्य है। सर, मेरा अब आखिरी सवाल है कि मैं कई स्टोरी करता रहा हूँ फार्मर डबल इनकम को लेकर, किसानों की आमदनी दोगुने होने को लेकर। कई अलग अलग विशेषज्ञों से मेरी बातचीत हुई है, चाहे आईसीएमआर के हेड रहे हो या पद्मश्री अवार्ड दिया गया था दहिया जी जो मध्य प्रदेश के हैं उनसे। उन लोगों का साफ कहना है कि जो अभी कृषि विकास दर है 5 पॉइंट से नीचे ही अभी तक, उसको जो टारगेट है 14% जब होगा तभी जाकर किसानों की आमदनी डबल हो पाएगी। आप बड़े आशावान दिख रहे हैं, आप उस कमेटी के हेड हैं तो आप आशावान होंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब विकास दर 5% है तो कैसे आप मतलब आशावान बने हुए हैं कि हम 1 साल बाद उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हम कह सकेंगे कि किसानों की आमदनी हमने 5 साल में 6 साल में डबल कर दी। यस, देखिए थोड़ा शायद उनकी सोच और हमारे सोच में थोड़ा व्यत्यास है। क्या व्यत्यास है? हम ये कह रहे हैं कि हम इनकम को बढ़ाएंगे, ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं। वो जो कह रहे हैं वो प्रोडक्शन के बारे में कह रहे हैं। जो ग्रोथ रेट 4% हो, 5% हो या 6% हो, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट देख रहे हैं। मगर उसी ग्रोथ रेट पर अगर हम किसानों को ज्यादा मूल्य दे सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो नेचुरली उनको क्या होगा? ज्यादा इनकम मिलेगा। इनकम कैसे होता है? जो उत्पादन और उसमें आपका लागत का खर्च कटाकर आपको जो रेट मिलता है, तो वो होता है इनकम। ये जो कहते हैं वो तो ग्रोथ रेट के बारे में कह रहे हैं। तो मैं जानता हूं उसी उत्पादन पर अगर हम अच्छा सा रेट दिलवा सकते हैं तो इनकम अपने आप 10%, 11%, 14% हो सकता है। तो जो रेट हमारे देश में है अभी, उस रेट पर ही, उसी रेट को नहीं देखिए आप। इनकम रेट अलग होता है, इनकम रेट अलग होता है। उदाहरण, पहले मान लीजिए 2003-04 से 11-12 तक बहुत सारे स्टेट में इनकम डबल हुआ है, मगर वो नॉमिनल टर्म में हुआ है। जी। हम चाह रहे हैं कि रियल टर्म में हो। और जितना इंटरवेंशन इस सरकार ने किया है, मार्केटिंग में हो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने के विषय में हो, मैं समझता हूं इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है जरूर हमको मिलने का विश्वास है। तो देखेंगे जरूर, आप जब हमारा सर्वे हो जाएगा एक अच्छा सा स्वरूप हम देख पाएंगे। तो बातचीत काफी लंबी हो गई, अगर हम और बातचीत करेंगे तो और लंबी होती जाएगी, क्योंकि यस, कृषि एक बड़ा मुद्दा है। यस, 2022-21 चल रहा है, जो तय सीमा है 22-23, उसमें बहुत दिन बचे नहीं है। तो 1 साल बाद हम फिर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम भी आपकी तरह आशा करते हैं कि किसानों की आमदनी डबल हो। लेकिन जो स्थिति है ग्राउंड की, जो हम बतौर रिपोर्टर देख रहे हैं, उससे तो हमें नहीं लगता। लेकिन आप आशावान हैं और आप आशा कर रहे हैं कि बेहतर होगी, सब कुछ सही ट्रैक पर है, तो 1 साल इंतजार किया जा सकता है। धन्यवाद बसंत जी, हम सब आशा रखेंगे। जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए कोरोना इतना एक मुसीबत खड़ा हुआ था और खड़ा हुआ है आज भी। ऐसे माहौल में भी हमारे किसान अच्छा एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन उन्होंने किया है और सरकार ने भी उसी तरीके रिस्पॉन्ड किया, जैसे प्रोक्योरमेंट ज्यादा किया या पीएम किसान के दौरान 6,000 रुपया हर किसान को दे रहे हैं। ये तो पहले नहीं था। जी। ये तो सप्लीमेंट्री इनकम है, किसानों को दिया जा रहा है। जी। तो एक माहौल ऐसा बनाया गया है कि कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कृषि क्षेत्र में किसान सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसीलिए तो हमारा मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बन गया है। तो इसका मतलब खाली हम ग्रोथ रेट पर नहीं, किसान को केंद्रीकृत करके उनका वेलफेयर, कल्याण को केंद्रीकृत करके ही काम कर रहे हैं। तो हम सब आशावान हैं
कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं और भविष्य में और अच्छा करने के लिए जरूर एक माहौल बन जाएगा। आपको धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, शुक्रिया।